आरिश अजहर और आज सुबह बोलेगा में हम बात करेंगे जिला उन्नाव। विश्व की भाषा बनने की ओर अग्रसर हमारी मातृभाषा हिंदी को ऊंचाई उन्नाव की माटी से मिली है। कलम के धनी इस धरती में जन्मे कई साहित्यकारों और विद्वानों का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आदर के साथ दिया जाता है, लेकिन आज कवियों का शहर उन्नाव विवादों की सुर्खियों में है। उन्नाव में माखी कांड के बाद अब ग्राम पंचायत पाठकपुर से हिला के रख देने वाली खबर सामने आई, घटना सामने आई है। इसमें अपराध के नाम पर उन्नाव को फिर सुर्खियों में ला खड़ा दिया है। क्या है पूरा मामला, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये अहम और खास रिपोर्ट देखिए। उन्नाव में नाबालिग बुआ भतीजी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम में जहरीली पदार्थ मिलने की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी कहना मुश्किल है कि आखिर यह जहरीला पदार्थ किस प्रकार का है। इस बीच कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती एक और भतीजी की हालत अभी भी नाजुक है। अब बुआ और भतीजी के शरीर में मिले जहर को लैब में जांच के लिए भेजा जा रहा है। उन्नाव पुलिस जहर के प्रकार के बारे में पता करने की कोशिश कर रही है। एसओजी की 10 टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही लड़कियों के परिजनों और गांव वालों से पूछताछ भी की जा रही है। एक लड़की की मां के मुताबिक 3 लड़कियों के मुंह से झाग आ रहा था। बता दें कि असुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पाठकपुर के मजरे बबरुआ में बुधवार दोपहर 3 बजे के करीब बुआ और भतीजी खेत में हरा चारा लेने गई थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। शाम में परिजन लड़कियों को खोजने के लिए निकले और परिजनों के मुताबिक खेत में तीनों लड़कियां कपड़े से बंधी मरणासन हालत में मिली थीं। तीनों के मुंह से झाग निकल रहा था। तीनों किशोरियों के परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र असुहा पर लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया और एक को कानपुर के हैलट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां हालत में सुधार न होने पर कानपुर के रेजेंसी अस्पताल में शिफ्ट करा गया है। परिवार के लोगों के बयान में विरोधाभास है, इसलिए पुलिस इस लिहाज से भी देख रही है अलग अलग वक्त पर लोगों के पहुंचने की वजह से बयानों में चेंज है या फिर पुलिस वाले कहीं शामिल हैं। पुलिस ने खेत को घेर लिया है। फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने में जुटी है, जिससे कि घटना के बारे में पता चल सके। अभी घटनास्थल का हम लोग घटनास्थल का काम्बिंग कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजें दूर दूर तक कोई सबूत ऐसा मिल जाए जिससे हमें विवेचना में सहयोग मिले, इसलिए हम लोग काम्बिंग कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। अब हाँ मिलेगा तो जरूर आपको बताया जाएगा। अभी हम इनको परिजनों द्वारा CHC असोहा ले जाया गया और वहाँ पर चिकित्सकों द्वारा 2 बच्चियों को मृत घोषित किया गया और एक बच्ची को उपचार हेतु उन्नाव और फिर बेहतर उपचार के लिए कानपुर रेफर किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा 6 टीमें गठित की गई हैं। इनका पर्यवेक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों से लगातार समन्वय स्थापित करके विधिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। तीसरी बच्ची का उपचार जनपद कानपुर नगर में चल रहा है। वहाँ के चिकित्सकों द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार उसे सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग बताया गया है और उसकी कंडीशन क्रिटिकल बट स्टेबल आंकी गई है। जहां एक तरफ पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है तो दूसरी तरफ सियासत भी जोर मार रही है। सरकार के निशाने और विपक्ष है तो पीड़िता के गांव से लेकर कानपुर तक हंगामा बरपा है। उन्नाव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 3 किशोरियां जंगल से संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गईं, जिसमें से 2 की मौत हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की कहानी देखिए। आदित्यनाथ के राज में कोई भी जुर्म हो, कोई भी अपराध हो, कोई भी गुंडागर्दी हो, उसका एक नया फॉर्मूला पुलिस लेके आ जाती है, एक नई कहानी गढ़ने लगती है। इस मामले में भी पुलिस का बयान आ गया, बगैर जांच किए, बगैर गहराई में गए, बगैर तथ्यों की पड़ताल किए
पुलिस कह रही है जहर खाने की आशंका है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मामला है। अभी सूचना मिली है कि उन्नाव में 3 दलित समुदाय की बहन जो जंगल में चारा लेने गई थी, उसमें से 2 दलित बहनों की लाशें पेड़ के साथ टंगी हुई बांधी गई है। दोनों बहनें मर गई है, दोनों बहनें मर चुकी है, उनकी हत्या हुई है। और एक तीसरी बहन अपने जीवन और मरण के बीच के खड़ी है, अपने जीवन के लिए जूझ रही है। मैं सारे दलित बहुजन समुदाय के साथियों को अपील करता हूं कि 2 बहनों के डेड बॉडी का तब तक वो स्वीकार न करे, तब तक उनकी अंतिम क्रिया नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर उन्नाव सुर्खियों में है और सियासत है कि परवान चल रही है। बड़ा सवाल है, संवेदनशील मुद्दों पर सियासत क्यों हो रही है? क्यों बार बार उन्नाव जिले के दामन पर दाग लग रहे हैं? कि उन्नाव में बेटियां महफूज नहीं हैं? स्पेशल डेस्क के न्यूज। इसीलिए हम बात कर रहे हैं जिला उन्नाव की, जहां पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। एक तरफ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही है, दूसरी तरफ परिवारों के जो बयान हैं, परिवार वालों के, उन बयानों में विरोधाभास है। दूसरी तरफ पुलिस अब के अभी हाथ साफ तौर पे खाली है। एक गंभीर हालत में इलाज एक का जारी है, जिसको हाईलाइट के बाद एक लड़की को रेजेंसी में रेफर कर दिया गया है। लेकिन ये पूरी घटना ने जिला उन्नाव को हिला के रख दिया है। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। उन्नाव का माखी कांड आपको याद होगा, और उस कांड के बाद एक और कांड सामने आया है और इसमें 2 की मौत हो गई है। एक की हालत इसमें आपको बता दें नाजुक है। खेत में जानवरों का चारा लेने के लिए ये तीनों गई थीं। सभी के मुंह से छाग निकल रहा था, जैसे कि बयान सामने आ रहे हैं। सभी के हाथ पैर बांधे गए थे। ये हाथ पैर किसने बांधे थे, ये बड़ा सवाल है। 2 लड़कियां मिली थी खेत में मृत हालत में, और एक लड़की की हालत नाजुक थी। एक का कानपुर में रेजेंसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि अब ये पूरा मामला सियासी रूप तो एक तरफ ले ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ महिला सुरक्षा को लेकर जो तमाम दावे सरकार करती है, उसकी भी कहीं ना कहीं पोल खुलती नजर आ रही है। इस तरह से उन्नाव में ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी ये सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त शैलेंद्र दीक्षित, कांग्रेस नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी से अभिषेक मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शबनम पांडे बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। ताहिरा हसन सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, और सपा से अनिल झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उन्नाव से हमारे संवाददाता अवनीश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे अवनीश के पास है। अवनीश, इस पूरे मामले पर मैं चाहूँगा कि सबसे पहले पूरा घटनाक्रम बताएं और ताज़ा अपडेट इस पूरे मामले पर अब क्या है आपके पास। अवनीश, ये भी बताएं। इस पूरे घटनाक्रम पर यहाँ पर और पूरा नजर बनाए हुए हैं, जिसमें सुबह जब आया था तो परिवारजनों से बात की थी, तो उन्होंने घटना के विवरण के बारे में जानकारी किया था कि कल ये किशोरी जो किशोरियां हैं, ये कल 3-3:30 बजे शाम को जो है चारा चरवाने गई थी, जहाँ पर इनको स्थानीय लोगों से बाद में घर वापस नहीं लौटी है, तो स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त कि बच्ची जो है वापस नहीं आई, तो पता चला कि वहाँ पर लोगों के बंधी हुई पड़ी हुई है। तो ये लोग जब वहाँ देखने गए तो उसमें से 2 बच्चों की वहीं मौके पर मौत हो चुकी थी, और एक को जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहाँ उसकी हालत नाजुक आने पर उसको कानपुर हाईलाइट हॉस्पिटल रेफर किया गया। लेकिन अवनीश, ये जो 2 बहनें मिली, क्योंकि बयान कई तरह के इसमें पुलिस जब पूछताछ कर रही है तो कई तरह के बयान इसमें सामने निकल कर आ रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि जहरीला पदार्थ मिलने की उसमें पुष्टि हुई है, लेकिन जिस तरह की बातें लगातार सामने निकल कर आ रही हैं कि दोनों लड़कियां बंधी हुई थी जिनकी मौत हो गई थी। एक जो लड़की है उसकी जो हालत है वो बहुत गंभीर थी, जिसका इस वक्त जो है क्या नाम है, रिजेंसी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इस परिवार से आपकी बात हुई, क्या कुछ कहना है
क्या किसी से किसी की कोई रंजिश चल रही थी, दुश्मनी चल रही थी, क्या जानकारी है अवनीश आपके पास है? मैंने किशोरिया की माँ से भी बात हुई थी और उनकी भाभी से भी बात हुई थी, तो किसी रंजिश या किसी दुश्मनी की बात तो सामने नहीं आई। उन्होंने इस चीज से सीधे नकार दिया, बल्कि वो इसी बात से हतप्रभ थी कि आखिर ऐसा कौन है, क्यों है, किसी ने ये कुकृत्य को अंजाम क्यों दिया है। सिर्फ उनकी किसी से यहाँ गांव में भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो खुद इस चीज को नहीं समझ पाया। जहाँ तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात है, तो कल भी जब पुलिस अधीक्षक से बात हुई थी, तो उन्होंने भी ये बयान दिया था कि वहां पर झाग पाया गया है। तो उससे जब बात पीएम रिपोर्ट आई है, तो उसमें भी जहरीला पदार्थ होने की बात सामने आ रही है, और उस कौन सा केमिकल था, कौन सा जहरीला पदार्थ था, उसकी फर्दर जांच होने के लिए वो जब आगे जांच के लिए लैब के लिए भेजी गई। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच की जाए। तारा हसन जी, इस खबर को लेकर क्या कहेंगी आप? नहीं देखिए, बहुत मतलब पूरा रोंगटा खड़ा करने वाली घटना है। मैं तो कहूँ कि बहुत शर्मनाक घटना है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, मैं बार बार कहती हूँ, राजनीति की दशा और दिशा को तय करने वाला प्रदेश है, और उसमें अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो ये एक सवाल खड़ा करता है। और दरिंदों को कानून का डर क्यों नहीं है? आखिर जब निर्भया के बाद इतना मजबूत कानून बन गया है, तो उसके बाद भी इन दरिंदों को डर नहीं है। एक के बाद एक वारदात होती जा रही है। अब बच्चियां जो है चारा लेने भी नहीं जा सकती अपने। तारा जी, आपको रोकना चाहेंगे? कैलाश नोएडा से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। कैलाश, अपनी बात को रखें, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ जी। हाँ कैलाश, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना क्राइम तो कभी नहीं हुआ था जितना ये बीजेपी के टाइम पे अभी चल रहा है। और यूपी में खासकर ये 8वीं घटना इतनी खतरनाक हुई है लड़कियों के साथ की, कि अपनी बच्चियों को लोग कितने प्यार से पालते हैं, कितना सब कुछ करते हैं। जब उनके दिल पे ऐसा पता चले, उनकी आत्मा के साथ ऐसा हुआ है, तो ये मौत से बढ़कर और क्या है। ये जिंदगी बच रही है कोई इंसान की, और ये सरकार कर क्या रही है? ठीक है, जाने के बाद, मरने के बाद में ये सब लोग काम करते हैं। और इस प्रकार की घटनाएं भारत पे ये एक बेरोजगारी साबित करती है कि नवयुवक बेरोजगारी, भुखमरी और हर तरह के अंजाम को देने के लिए पग पग पे खड़े हो गए हैं। ठीक है कैलाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तारा हसन जी, अपनी बात को पूरा करें। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि अगर बच्चे, देखिए हाथरस में भी इस तरह का एक केस हुआ था, अब यहाँ भी हुआ है। यानी कि इतना सब होने के बाद लोग सड़कों पे उतरते हैं, विरोध करते हैं, उसके बावजूद मैं कहती हूँ बढ़ता जा रहा है। कानून का काम यहाँ पे मजबूती से क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं डर है इन दरिंदों को? आखिर वो क्यों नहीं डर रहे कि उनको पकड़ा जाएगा या उनके खिलाफ एक्शन होगा? कानून का डर होना चाहिए। जब एक मजबूत कानून हमारे हाथ में है निर्भया के बाद, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। मैं फिर कहूंगी कि इस तरह की वारदात तभी रोकी जा सकती है जब कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, और तमाम, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, कोई हो, जो निकल के बयान देते हैं एंटी वीमेन, उस पर भी रोक लगना चाहिए। जो महिलाओं की अस्मिता पे प्रहार होता है वो बयान, उन बयानों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि कानून जो है वो संसद में बनता है। और अगर वहां से निकले हुए लोग कुछ इस तरह का बयान दे देंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। महिला की अस्मिता का सवाल है यहाँ पे। और ये बहुत तकलीफ की बात है कि रोज हम देख रहे हैं कि महिलाओं की अस्मिता रौंदी जा रही है, और बार बार ये कहा जा रहा है अच्छी और बुरी महिलाओं में बांट दिया जाता है। बार बार उनके ड्रेस कोड के, उनके खान पान को उसका जिम्मेदार बताया जाता है। अरे देश कानून से चलता है, और कानून में ड्रेस कोड और काम का टाइम 10 से 5 नहीं है महिलाओं का। वो 10 बजे रात में, 12 बजे रात, 1 बजे रात में भी आ सकती है। ये उनको सिक्योरिटी मिलना, यही जिस्ट था कि स्टेट और इंस्टीट्यूशन महिला के साथ खड़े हो। शबनम पाटिल, क्या कहेंगे, क्यों महिलाओं को सुरक्षा आपकी सरकार नहीं दे पा रही है, प्रशासन नहीं दे पा रहा है? इस तरह की घटनाएं कोई नई नहीं है, इस तरह की तमाम ऐसी घटनाएं जिसकी पूरी लिस्ट में अभी आपको बता सकता हूं। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो घटना घटी है उन्नाव में दुर्भाग्यपूर्ण है, और मेरी संवेदना उस शोक संतप्त परिवार के साथ है, मेरी और मेरी पार्टी की भी।
अब देखिए दूसरी बात है, घटनाओं को हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि 22 जनवरी 2021 के टाइम्स ऑफ मैं इंडिया आऊंगा डीएस बरेली, एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। डीएस साहब अपनी बात को रखें जल्दी से, फिर मैं आता हूँ। जी जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्राइम अगर होता है उत्तर प्रदेश में और उस पर अगर कोई कानून कार्रवाई नहीं होती, तब तो उत्तर प्रदेश सरकार को दोष माना जाए। पहले की सरकारों में ऐसा होता था कि कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन आज जो योगी की सरकार है ये बहुत ही अच्छा अपना एक्शन लेती है, तुरंत तत्काल लोग पकड़े जा रहे हैं, काम हो रहे हैं। लेकिन अन्य पार्टियां इस पे जो है विरोध कर रही है, ये उचित नहीं है। ठीक है डीएस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम जी अपने बात को पूरा करें। देखिए, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि 22 जनवरी 2021 के टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल का पे, जिसमें कि एनसीआरबी के करंट रिपोर्ट पर उन्होंने ये आर्टिकल छापा था कि हमारे देश में महिलाओं पे होने वाले अपराध 62.4% है। वहीं उत्तर प्रदेश ने इस पर बेहतरी से काम करके 55.4% करा है, और हम इसको शून्य तक लाने के लिए लगातार तत्पर हैं। और आपको पता है कि बहुत से ऐसा क्राइम महिलाओं पे जहां उन्हें थाने से भगा दिया जाता है, जहां पर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। आप जो रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही है, एक तस्वीर मैं भी आपको बता दूं, इसके बारे में भी तो बताइए कि कितनी ऐसी महिलाओं के साथ रेप होता है, कितने ऐसे थानों में मैं देखता हूं कि महिलाओं पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, कितनी ऐसे खबरें मैं आपको बता दूंगा जहां पर उन्हें थानों से भगा दिया जाता है, कितनी खबरें मैं ऐसी आपको बता दूंगा जहां पर जो है सेटिंग की बात करी जाती है, पैसा ले दे के मामले को रफा दफा करने की बात की जाती है। इसको लेकर भी तो कुछ बोलिए शबनम जी। कि अगर आप मुझे बोलने के लिए बुलाएं तो समय दीजिए, नहीं तो फिर मैं सुनती हूं। बोलने के लिए आपको पूरा मौका दे रहा हूं, लेकिन आप जायज बात करिए ना, आप ये भी तो तस्वीर देखिए। देखिए, बात जायज जब आप रखने देंगे तब तो रखूंगी। आपने मुझे एक हाँ बोलिए बोलिए। आप दे रहे हैं, जो परिस्थिति आप दे रहे हैं, इन परिस्थिति से मैं अभी से नहीं, मैं लंबे समय से महिला आंदोलन से जुड़ी हुई महिला रही हूँ। राजनीतिक बाद में हूँ, पहले एक महिला साधारण सी महिला हूँ, और मुझे मालूम है कि ग्राउंड जीरो पे किस तरीके की परिस्थिति हुआ करती थी, और आज अगर कहीं पे ऐसी परिस्थिति है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। इस बात को मानने से आप इनकार नहीं कर सकते कि पहले अभियोजन पक्ष हमारे कितने कम होते थे। पहले अगर देखा जाए तो अगर कोई पुलिस अधिकारी लापरवाही करता था तो भी उन्हें संरक्षण मिलता था, आज उन पर कार्रवाई होती है। और ये मैं नहीं कहती कि पूरी तरीके से व्यवस्थाएं सुधर गई हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के सुधरने का एनसीआरबी के आंकड़े मैं या मेरी पार्टी या कोई और बैठ के नहीं बनाता। ये आप सभी जानते हैं कि एनसीआरबी के आंकड़ों पे हम भरोसा करते हैं और वो सही और पक्षपातपूर्ण नहीं होता है। अगर देखा जाए तो एंटी रोमियो स्क्वाड हो, पिंक कॉप्स का हो या पिंक बूथ हो, मैं आऊंगा आपके पास। विजय एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। विजय अपनी बात को रखें। अजहर जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलें आप। अजहर जी, ये हादसा बहुत ही दुखद है और हमें बहुत ही खेद है। हम चाहते हैं दलित पीड़िताओं को न्याय बहुत जरूर मिलना चाहिए, लेकिन एक चीज और है अजहर जी, ये अधिकांश खबरें आखिर उन्नाव जिले से ही क्यों आ रही हैं? पहला चीज। दूसरी चीज, हमारी इंटेलिजेंस होती है, अगर एक क्षेत्र से लगातार इस टाइप की खबरें आती हैं तो हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, उन्नाव जिले के अभी हाथरस का भी कांड हुआ था, उन्नाव में भी जो पहले केस हुए या हाथरस में भी जो हुआ है उसमें पुलिस के ऊपर उंगली उठती नजर आ रही है। आज भी कई चैनल वहां पर गई हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, और ग्राउंड रिपोर्टिंग में उन्होंने परिवारजनों ने आरोप लगाए हैं कि उनके अंगूठे लगवा लिए हैं गए हैं कागजों पे, उनसे सामान ले लिए गए हैं बहुत से। तो ये किन नियमों के अंतर्गत है और क्या उनको सपोर्ट कर रही है पुलिस या क्या कर रही है? सबसे बड़ी बात है, जो अभी कुछ समय पहले खबरें चली थी उसमें पुलिस को ही दागदार बताया गया था सीबीआई द्वारा हाथरस कांड में, जैसा आप जानते हैं। आज हर आदमी पुलिस की छवि के ऊपर अपना भ्रम पैदा कर लिया है। ये चीज अच्छी नहीं है समाज हित में। पुलिस हमारी मित्र पुलिस कहलाती है, लेकिन मित्र पुलिस की मित्रता के ऊपर अगर शंका पैदा होगी
तो एक आम आदमी अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और किसी भी तरीके से सबसे बड़ी बात, हमारे सूबे में ये कहा जाता था कि प्रदेश से अपराधी भाग चुके हैं, डर के मतलब पुलिस के डर से अपराधी भाग चुके हैं और अपराध रोज हो रहे हैं। ठीक है विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश एक और दर्शक हमारे साथ। उमेश जी अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी नमस्कार, बोले जल्दी से अपनी बात को रखें। अच्छा जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये घटना को सुनकर मन को बहुत दुख हुआ। हमारी पुलिस इस तरह की हो गई है कि वो पेट्रोलिंग नहीं कर रही है, कोई उनकी मॉनिटरिंग नहीं है, वो गरीब बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, पुलिस केवल पैसा लूटने में लगी हुई है या नेताओं की चापलूसी में लगी रहती है। इसके अलावा पुलिस का कोई काम नहीं रहा है और गरीब आदमी मरता जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ कि पुलिस को ईमानदारी से काम करना चाहिए, पेट्रोलिंग करनी चाहिए गाँव में और उसका देखना चाहिए कि कौन दबंग है कौन बदमाश है, उसे रोकना चाहिए। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखें। तो तमाम दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। अनिल झा सपा नेता भी हमारे साथ हैं। अनिल झा जी, शबनम पांडे ने जो बात करी, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए, शबनम पांडे जी हो चाहे बीजेपी के नेता मंत्री और कोई कार्यकर्ता हो, इनकी भाषा वही है जो इनके डबल इंजन सरकार के मुखिया देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी, ये इतर भी इनके अंदर हिम्मत नहीं है बीजेपी के किसी कार्यकर्ता मंत्री विधायक सांसद को कि ये अमित शाह मोदी जी और योगी जी के खिलाफ जाके सच बयान कर सकते हैं। ये लोग रटी रटाई बातों को दोहराते हैं और अपने आकाओं को खुश करते हैं। इनसे न देश की जनता का न प्रदेश की जनता का कुछ भला होने वाला है, ना इन लोगों पे कोई ध्यान देता है। मैं आपसे बड़ी आज विनम्रता से और बड़ी संवेदना से बात करना चाह रहा हूं कि हमारा उन्नाव, उत्तर प्रदेश और उन्नाव, ये दुनिया के किसी भी कोने में आज फेमस हो गया है इसलिए कि बेटियों पे अत्याचार के लिए। आपने माखी का नाम लिया और माखी की कितनी बड़ी घटनाएं हुई थी। उस घटना के बाद बीजेपी की सरकार, बीजेपी का विधायक, बीजेपी का सांसद जेल में मिलने जाता है उस अपराधी से, और उस बच्ची के, उस परिवार के ऊपर क्या क्या यातनाएं दी। जहां पे एक तरफ हाथरस वाला कांड था, वो भी लोगों ने देखा और आप मीडिया ने दिखाया है। अगर आप मीडिया इस देश में, अगर आज मीडिया अपना काम ना करे, कुछ एक मीडिया, गोदी मीडिया को छोड़ के जो कुछ एक मीडिया आप जैसे मीडिया चैनल हैं, ये अगर आज ये काम ना करें तो इस देश और प्रदेश में ये सब बातें आम हो गई हैं, ये जनता को पता भी ना चले। हाथरस का कांड पता है कि किस तरह से उस बेरहम लोगों ने उस बच्ची के साथ रेप किया, उसको जलाया, उसको परिवार के साथ क्या क्या यातनाएं दी, और उल्टे उसके घर पे डीएम साहब बैठ के धमका रहे थे। और हमारे देश प्रदेश के जो लॉ एंड ऑर्डर, क्या कहेंगे उन्नाव वाले मामले पर, जल्दी से बोले अनिल झा। मुद्दे पे उन्नाव, ये सिर्फ पार्ट 3 है, ये उन्नाव का पार्ट 3 है। ये 3 पार्ट हुआ। 3 बच्चियों की, बेटी की जान गई है जो 13 साल 16 साल की थी, और 17 साल की बेटी हमारी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। और ये सरकार के अंदर संवेदना नाम की चीज नहीं है। बजाय इनको एयर लिफ्ट करा के दिल्ली एम्स भेजने या किसी अच्छे अस्पताल भेजने के, इनको कानपुर में और उन्नाव में टहला रही है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर कि जब बीजेपी का नारा था बेटी बचाओ, प्रदेश और देश की जनता को ये नहीं पता था कि अपनी बेटियों को बीजेपी से बचाना है, इनके सरकार से बचाना है, इनके राज्य में अपनी बेटियों को बचाना है। ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, आपकी बात है। शैलेंद्र दीक्षित, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ये उन्नाव में घटना हुई है बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक है। और जिस तरीके से सरकार और उनके प्रशासन जिस तरीके से अपना रवैया अपना रहा है, वो भी बड़ा शर्मनाक है कि उनके जो परिवार के लोग हैं उनसे लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं भी रीजेंसी हॉस्पिटल गया था तो ऐसा लग रहा है कि पूरे हॉस्पिटल को पुलिस ने घेर करके रखा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बेटी दलित की हो या सामान्य वर्ग जाति वर्ग की हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बेटी कब तक सुरक्षित होंगी इस उत्तर प्रदेश में? और अब पुलिस का वही पुराना रवैया चल रहा है कि ये ऑनर किलिंग हो सकती है, लड़कियों ने जहर खा लिया होगा। बिना इन्वेस्टिगेशन के आप किस तरीके से रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं? वहां पर लोगों को जाने नहीं दे रहे, जिम्मेदार राजनीतिक दल के लोगों को जाने नहीं दे रहे, उनके पारिवारिक जनों से मिलने नहीं दे रहे। और इस योगी पुलिस पर, योगी सरकार की पुलिस पर या पुलिस के चरित्र को हमने हाथरस में बहुत नज़दीक से देखा है। और आप सबने भी देखा कि किस तरीके से उस घटना को
छिपाया गया था, किस तरीके से उस घटना को नकारा गया था। रात में पीड़िता के शव को जला दिया गया, साक्ष्यों को खत्म कर दिया गया। लेकिन जब सीबीआई की जांच आई तो ये सब सामने आया कि ऑनर किलिंग नहीं थी, उनके साथ रेप किया गया था, उनकी हत्या की गई थी। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर योगी सरकार इतनी संजीदा थी तो उसने हाथरस की घटना से क्या सबक लिया? क्या उन पुलिस वालों पर एक पर भी कार्रवाई की जो ये कह रहे थे कि उस पर रेप नहीं हुआ, परिवार वालों ने ऑनर किलिंग में उनको मार दिया, और क्यों उनको रात में जला दिया गया? तो हमें लगता है कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं ये दरिंदगी के साथ ये हत्या हुई होगी, और पुलिस इस पर लीपापोती कर रही, जिसकी की निंदा की जानी चाहिए। सारे तथ्य सामने आने चाहिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये सरकार हर जगह पर, हर नारे में तो जुमला वाली सरकार साबित हो रही, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी जुमला वाली सरकार साबित हो रही है। कितना भय का वातावरण है इस उत्तर प्रदेश में। लड़कियां घर से निकलने में डर रही हैं, खेतों में जाने से डर रही हैं, और बिना किसी के परिणाम तक पहुंचे बिना इस तरीके से नेताओं का बयान देना, इस तरीके से पुलिस को उसका पटाक्षेप कर देना, परिवारजनों से किसी को मिलने न देना। और हमारी प्रियंका जी ने, नेताजी ने कहा है कि इनका जो है ट्वीट किया कि दिल्ली में इलाज होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में इलाज न दे करके कानपुर के हैलट में ले आए, फिर हैलट में के बाद रीजेंसी में ले आए। ये स्थिति क्यों बन जाती है कि हमने इससे पहले भी कांड कई देखे, हाथरस कांड की बात कर ली जाए, परिवार वालों को दूर कर दिया जाता है, मिलने नहीं दिया जाता है। मैं आऊंगा इसी सवाल पे कैलाश झांसी से, इस बीच एक दर्शक है। कैलाश, अपनी बात को रखें। कि जो इन बेटियों की जो जगन से हत्या हुई है उन्नाव में, तो इसकी बड़ी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का इतना कमजोर हो चुका है कि दरिंदे आए दिन बेटियों की, बहन बेटियों की, औरतों की इज्जत लूट लेते हैं, माता बहनों की। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो इन बेटियों को जरूर न्याय मिले, क्योंकि मैं भी बहुत इसी चीज से पीड़ित हूँ। कि मैं फिर कहूंगा कि 6, 12, 20 में मेरे भतीजे की हत्या हो गई थी बरुआ सागर जिला झांसी में। आज तक मुलजिम फरार है, अभी तक पकड़े नहीं गए। वो मैं तो झेल रहा हूँ, मर रहा हूँ, लेकिन इन बेटियों को न्याय जरूर मिले, मेरा कहने का साथ। कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रिजवान, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। रिजवान, अपनी बात को रखें। रिजवान, क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से अपनी बात को रखें, वक्त की थोड़ी सी कमी है। उन्नाव जिले से जो घटना सामने आई है बेहद दिल दहला देने वाली घटना है। उत्तर प्रदेश में आखिर पिछले 4 वर्षों से हमारी बहनें सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। आखिर क्यों अपराधों को सरकार और उसकी पुलिस का डर नहीं है? फिर से उन्नाव में जो दलित बहनों के साथ जो घटना सामने आई है बेहद दिल दहला देने वाली घटना है। और न्यूज के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से हमें ये कहना है कि आखिर क्यों आप लाख दावे करते हैं महिला सुरक्षा के, लेकिन जमीनी स्तर पर वो लागू नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान हमसे जुड़ने के लिए। तो रिजवान के कई सवाल हैं, कमलेश के, कैलाश के कई सवाल हैं, उमेश जी के कई ऐसे सवाल हैं। मैं चाहूँगा ब्रेक के बाद वो सरकार के नुमाइंदे जो बैठी हैं इस वक्त हमारे साथ, शबनम, उनसे ये सवाल के जवाब ज़रूर लिए जाएँ। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है। तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत
श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आज हम बात कर रहे हैं उन्नाव कांड पर, जिला उन्नाव पर। हमारे साथ इस बीच गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। कृपा शंकर इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। कृपा शंकर जी अपनी बात को रखें। जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूं कि सर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं और रात में पेट्रोलिंग इतनी सब कुछ होता है, उसके बाद इतने बड़े कांड कैसे हो गया, जबकि पुलिस इस तरह से तो बड़े बड़े कर देती है कि एनकाउंटर में ये मार गिराया गया, वो मार गिराया गया, लेकिन जब सच्चाई धरातल में कुछ करने को होता है तो कहीं कुछ नहीं दिखता है, सब बाद में ही सब कुछ दिखता है। ठीक है कृपा शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम पांडे जी ये बताएं, एक तरफ तो आप मुझे अपराध का ग्राफ बता रही थी, रिपोर्ट कार्ड बता रही थी कि भाई अपराध कितना कम हुआ है, दूसरी तरफ ये तस्वीर है जहां पर इन बच्चों की बात की जाए तो इन्हें कौन लेकर खेत में पहुंचा ये अभी तक पुलिस नहीं पता लगा पाई है। जहर किसने दिया, बांधा किसने हत्या की, इसके बारे में पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। फॉरेंसिक की टीमें लगी हुई हैं, 10 टीमों का गठन कर दिया गया है, अभी तक पुलिस नहीं पता लगा पाई है। क्या कहेंगे आप? तो सरकार तो कह रही थी कि भाई ये जो बदमाश हैं, अपराधी हैं, ये तो सूबा छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन ये तो सूबे में रह के बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बातों का जवाब दूंगी और साथ में हमारे विपक्षी पार्टियों के लोगों ने जो कहा उस पर भी बोलना चाहूंगी। विपक्षी पार्टी के सपा के विपक्षी पार्टी को जरूर जवाब दीजिए। आप देश को जवाब मत दीजिए, आपकी बारी में विपक्षी पार्टी को जवाब दीजिए। आप सुन लीजिए, थोड़ा सा एक नहीं, आप विपक्षी पार्टी को जवाब मत दीजिए। यहाँ विपक्ष जरूरी नहीं है, यहाँ जनता जरूरी है। या तो फिर आप ही बोलिए, मुझे नहीं बोलने देना है तो आप बोलिए, जितना गाली देना है मैडम मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि आप उस बच्ची पे बोले, मुद्दा पे बोले, विपक्ष पे ना बोले। इस मुद्दे पे भी इन्हें इतनी भी संवेदना नहीं कि परिवार के प्रति संवेदना नहीं है। ये शुरू करते हैं मोदी जी और अमित शाह जी और योगी जी से। दो ही लोग हैं तो दो ही को शुरू करेगा ना। यही महिलाओं जब आपके पार्टी में दो ही लोग हैं और दूसरी दो की बात करेंगे ना लोग। बात करते हैं तो हाथरस कांड में सीबीआई जांच हमारी सरकार ने कराई है। हमारी पहले क्या कर रही थी आपकी सरकार? पहले आपकी सरकार क्या कह रही थी? हाथरस कांड में आपकी सरकार क्या कह रही थी भाई? हाई कोर्ट अगर उसमें हस्तक्षेप न करता तो वो तो मामला खत्म कर दिया था योगी की सरकार ने। झूठ बोल रही है, ऑनर किलिंग कर दिया था, ऑनर किलिंग हो गई, वहाँ पर बलात्कार हुआ ही नहीं था। एक एक करके सुन लेते हैं, पहले शबनम पांडे जी बोले। पता लगा पाती है, उस पर प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं। चुनाव नहीं चल रही है जिसपे आप झूठ बोल रही है। चुनावी रैली बंगाल में झूठ बोला जा रहा है। अभी संवेदनशील मुद्दे पे बात हो रही है, इस पे जवाब दीजिए आप। संवेदनशील होके बैठे थे क्या अखिलेश यादव को खुश करते थे जब 13 रेप प्रतिदिन होते थे? आज आप संवेदना भी नहीं व्यक्त, कोई भी हो तो सरकार को हटा दिया तरीके की बातें आप लोग बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अब इसकी जिम्मेदारी तो आपको लेना होगा। अब आप सरकार में आप हैं, अखिलेश यादव सरकार में नहीं है। पूरी तरीके से सरकार अपनी जिम्मेदारी से कहीं पीछे नहीं है। सरकार ने जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो काम किए हैं, रोज तो बलात्कार हो रहा है, कहाँ सुरक्षा है?
क्यों नहीं डर है लोगों में? सपा के समय बलात्कारियों में या दरिंदों में क्यों नहीं? अरे सपा के है। समय आप लोग नाचती थी जब होता था तो। ये बात अब बहुत पुरानी हो गई कि वो सरकार ये सरकार मौजूदा वक्त में आप है, तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, तो उसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं है या सवाल को घुमाने की कोई बात नहीं है। 4 साल से सरकार में बैठी है, सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही है, आप चली जा रही है 5 साल पीछे, 10 साल पीछे। भाई आपने अच्छे कदम उठाए, महिला हेल्प डेस्क बनाई, सब कुछ बनाया, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं जमीनी स्तर पर क्राइम आखिर क्यों नहीं कम रहा है? महिलाओं को लेकर अपराध क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है? और उन्नाव का मामला तो बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है। क्या दुर्दशा कर दी, डीजल के बगैर कहीं जा नहीं सकती। अखिलेश यादव ने तो महिला सुरक्षा पे बहुत सारा काम किया। आपने उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई की? प्रजापति को क्यों मंच में लेके घूमते अरे प्रजापति 13 रेप एक दिन में होते थे, उसका जब 13 रेप होते थे। आज मुद्दा नहीं है मैम, आज मैडम प्रजापति मुद्दा नहीं है, आज उन्नाव की तीनों बेटी मुद्दा है, आज उन्नाव के तीनों बेटी मुद्दा है, आज महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार का मुद्दा है, प्रजापति मुद्दा नहीं है। आप राजनीति क्यों करने लगे? मुद्दा प्रजापति या विपक्ष नहीं है, मुद्दा है आज जो अत्याचार हो रही बच्चों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, वो मुद्दा है। उस पर बोलिए, उस पर प्रकाश डालिए। आप पूछ के आइए पहले योगी जी से, अयोध्या जी से कि मैं बोलूं कि ना बोलूं। डेटा बताता मैडम पहले आप योगी जी से पूछ के आइए कि क्या बोल रहे हैं। मैडम पहले योगी जी से पूछ के आइए कि ठीक है, मैं आऊंगा। मेरे संवाददाता अवनीश शुक्ला भी हमारे साथ है। अवनीश, इस पूरे मामले पर कई घंटे गुजर चुके हैं, 10 टीमों का गठन कर दिया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जहरीला पदार्थ मिलने की इसमें पुष्टि हो गई है। क्या अब तक ये 10 टीमें, ये पुलिस सूबे की, उन्नाव की, पता लगा पाई है कुछ कि आखिर ये लड़कियां खेत तक पहुंची, कैसे पहुंची, इनको जहर किसने दिया, इनको वहां पर किसने बांधा? इसके बारे में अवनीश, अब तक पुलिस कुछ पता लगा पाई है, हमारी सूबे की पुलिस, जबकि इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है? परिवार घटनास्थल पर मौजूद, और यहाँ पर अभी जो है मेरी आईजी लक्ष्मी सिंह भी आई हुई थी घटनास्थल पर मुआयना करने, तो उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी अभी कुछ भी स्पष्ट बताने में असफल है। वो भी यही बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें जहरीला पदार्थ खाए जाने की बात कही जा रही है, वो चीज सामने निकल कर आई है। और उन्होंने ये भी बताया कि परिवारजनों द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसके अनुसार मुकदमा भी दर्ज किया गया 302 पे और 201 मुकदमा संख्या नंबर, उसके तहत जो है मुकदमा भी दर्ज किया गया। अवनीश, वारदात को हुए अब तक कितना वक्त हो चुका है? वारदात को हुए अब तक 28 घंटे हो चुके, 28 घंटे अब तक हो चुके हैं। आप शबनम जी सुनिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल आरसी तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरसी तिवारी जी, अपनी बात को रखें। सर जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सर ये कहना चाहता हूँ, ये सपा वाले जो सपा की मैडम बैठी हुई हैं, हेलो, हाँ बोलिए, आप बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? मैडम बैठी हुई है, हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे आरसी जी, ये बोलिए। कहना चाह रहे हैं कि जो सपा की मैडम बैठी हुई है किसके साथ खड़ी है? जनता के साथ खड़ी है कि किसके साथ खड़ी है? ये सपा की मैडम नहीं, ताहिरा हसन जी की आप बात कर रहे हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता, उनकी बात कर रहे हैं आप? जी 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 जी, ठीक है। साहब कहा कि महिलाओं के साथ अगर बलात्कार और वायलेंस था तो सपा हटा दी गई। शबनम जी, मैं तो ये कह रही थी, अब आपकी पार्टी सत्ता में है, सपा के तो दूसरे नुमाइंदे प्रवक्ता है। हमारी पार्टी ने ताहिरा हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता है। शायद आरसी तिवारी जी, आपको गलत फहमी होगा, सामाजिक कार्यकर्ता वो समाजवादी पार्टी से नहीं है। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अनिल झा बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए, इसमें प्रश्न ये उठता है कि जब पुलिस किसी घटना या अपराध पर पर्दा डालती है खुद को बचाने के लिए, चाहे वो शासन के इशारे से करती हो या अपने अधिकारियों के इशारे से, तो इस तरीके की घटनाओं को बल मिलता है। और यही हुआ हाथरस में। मैं फिर ये सवाल खड़ा करता हूं कि जब हाथरस में उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी सरकार की पुलिस घटना को नकार चुकी थी हर तरीके से, और हाई कोर्ट ने अगर उसमें हस्तक्षेप न किया होता तो क्या वो हाथरस के अपराधी जेल के शिक्षे में पहुंच सकते थे? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो इस तरीके की प्रवृत्ति है उत्तर प्रदेश की पुलिस की, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करती? मैं प्रश्न खड़ा करता हूं। शबनम जी बैठी हैं कि जिन्होंने हाथरस कांड में कहा था कि बलात्कार नहीं हुआ, जिन्होंने हाथरस कांड की बेटी को रात में ही जला दिया उसके शव को, जिन्होंने कहा था कि ऑनर किलिंग है,
उनके खिलाफ योगी सरकार ने क्या कार्रवाई की है सीबीआई की रिपोर्ट आने के बाद? अगर नहीं की तो इसका मतलब ये सरकार उसमें शामिल थी पर्दा डलवाने में कि इस घटना को दबा दो जिससे बदनामी ना हो। तो फिर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों देते हैं? बेईमानी है, आप बेईमानी कर रहे हैं देश के जवाब साथ। दें इसका। चुनाव जुमला आएंगे आपके पास, शबनम जी को पहले सुन लेते, बोलिए। है तो ये विपक्षी पार्टियां राजनीति करते हैं, इन्हें महिलाओं की बात करने के बजाय पार्टी को किसी की मृत्यु पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। राजनीति से आपका क्या मतलब है? कि हम घरों के लिए अपने घर में बैठे हैं राजनीति के लिए? हम राजनीति में इसीलिए आए कि किसी पीड़ित के लिए आवाज उठाएंगे, पुलिस के अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो आपको इसमें बुरा क्यों लगता है? सरकार दिखी है ना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया था, इसलिए गलत तथ्यों को मत रखिए। सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत थी, पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई किया, साथ में उसको सीबीआई जांच को लिए दिया। 28 घंटे अब तक हो चुके हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे, इस खबर को लेकर पुलिस अभी तक कुछ नहीं पता कर पाई है, जानकारी ली है। और आपको रेप की डेफिनेशन ठीक से नहीं पता, ये तो हाईकोर्ट ने कहा था। शबनम जी, तो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी कि क्या आपको नहीं पता? जब देश और प्रदेश की चुनी हुई सरकार अक्षम साबित होती है तभी देश के न्यायालय हस्तक्षेप करते हैं। तो आप अक्षम साबित हुए तो उस घटना में उत्तर प्रदेश की सरकार, तब हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करके ये बात कही थी। और आज भी अभी तक जांच चल रही है, जांच रख के आई है शबनम जी, रख के आई है, पूरा मुल्क जाएंगी। सारे जो मुद्दा से कोई मतलब नहीं, न्याय से कोई मतलब नहीं, रट के आई है, जो रट के आई वही मुल्क पे जाएगी पूरे। सचमुच मतलब नहीं है। विपक्षी पार्टियों को राजनीति करना है, वो किस जाति की है, कैसे हम मोदी जी को गाली दे दें, कैसे हम अमित शाह तो आप जब राष्ट्रपति बनाती है तो शेड्यूल तो जात ढूंढती है, जब आप सीएम बनाती है तो जात ढूंढती है, जब आप मंत्री बनाएंगे तो जात ढूंढेंगे। तो आप जात ढूंढेंगे, दूसरा जात नहीं ढूंढेगा। कहानी बनाना शुरू कर राष्ट्रपति हो देश का तो जात ढूंढोगे आप, प्रधानमंत्री जात ढूंढोगे, मुख्यमंत्री हो तो तीन जात, हर जात का ढूंढो। मंत्री बनाना है तो जात का ढूंढ के लाओ, कहाँ से वोट बैंक बनेगा? प्रकरण का खुलासा होगा, आरोपी पकड़े जाएंगे, इस पर धैर्य रखने की बात है, ना कि मनगढ़ंत कहानी बनाने की। अरे कितना धैर्य रख के शबनम जी, एक के बाद एक लगातार कांड हो रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास। राजनाथ, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है, राजनाथ जी अपनी बात को रखें। राजनाथ जी क्या कहेंगे? जी, मैं अनिल झा को ये कहना चाहता हूँ, जो नेता सपा के हैं वो कह रहे हैं कि लड़कियों के साथ बलात्कार, अभी ऐसा कोई पुष्टि नहीं हुई है, इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजनाथ जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखते। तारा संजू कुछ कहना चाहती, तारा संजू अपनी बात को पूरा करें। आप जिस डिबेट में हैं उस डिबेट पे बोलिए। सच्चाई बयां कर रहे हैं तो आपको पर्सनल लग रहा है। गुंडों की पार्टी है, इसलिए गुंडों की पार्टी जैसे बयान दे रहे हैं आप। 52 मुकदमे मुख्यमंत्री के ऊपर, 53 मुकदमे डिप्टी सीएम पे, गुंडों की पार्टी हमारी हो गई। 52 मुकदमे मुख्यमंत्री पे और 53 मुकदमे डिप्टी सीएम पे, और गुंडों की पार्टी हमारी हो गई। गुंडों की देश का गृह मंत्री तरीपार, गुंडों की पार्टी हमारी हो गई है। ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। अभी इस समय लग रहा है समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी चल रहा है। तारा संजी कुछ कहना चाहती, तारा संजी बोले आप। जी, मेरा आपको शर्म आना चाहिए। आपको जाने देखिए, मौका दीजिए सबको, सबकी बात आने दीजिए। ठीक है, तारा संजी बोले। के साथ जो ये जघन्य अपराध हुआ है, उसको देखते हुए ये सोचने की जरूरत है कि मिलजुल के समाज भी और पार्टीज भी और जो सत्ता में पार्टी, ये सोचे कि कैसे इसको रोकना है। बराबर महिलाओं पे पुलिस बैठी है, उन्हें कॉमोडिटी बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। महिलाएं कॉमोडिटी नहीं है, उनको कॉमोडिटी समझने का ये जो तरीका चल रहा है, इस पे एकदम रोक लगना पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उसका, लोगों में भय होना चाहिए, डर होना चाहिए। मेरा यही सवाल है, भय और डर क्यों नहीं है? और ये भी एक सवाल है कि जब इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं तो इस तरह के बयान को कैसे देखा जाएगा? शबनम जी, कि अरहर के खेत में पाई जाती है, गन्ना के खेत में पाई जाती है, अलाना खेत में पाई जाती है, फलाना खेत में पाई जाती है। ये आपके पार्टी के, शबनम जी आपके पार्टी के नेता इस तरह का बयान देते हैं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। कैसे भय, कैसे डर पैदा करेंगे बदमाशों में, बता दें। कहिए कि इस
इस तरह के बयान किसी भी पार्टी का नेता दे आपत्तिजनक है। कहीं से ये क्षमा योग्य नहीं है अगर कोई किसी महिला पे बोलता है। इसको मैं बार बार बोलती हूँ और हर बार बोलती हूँ, लेकिन इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा कि सरकार ने जितनी मुस्तैदी से महिलाओं के लिए काम किया उसको आपको देखना होगा। सरकार ने ये नहीं किया कि किसी तो महिलाओं पे तो अपराध रोक नहीं पा रहे हैं ना, लोगों को डर क्यों नहीं पैदा हो रहा है? ये दरिंदे जो महिलाओं के साथ अपराध कर रहे हैं उनके अंदर डर क्या नहीं पैदा हो रहा है? आप रिपोर्ट तो पढ़ा करिए। क्या रिपोर्ट में अगर अरे रिपोर्ट क्या, हम तो देख रहे हैं, जमीनी हकीकत देख रहे हैं शबनम जी। रिपोर्ट क्या पढ़ना, अभी एक दिन नहीं होता महिला के साथ बलात्कार, और बलात्कारियों में डर नहीं है, उनके साथ वायलेंस हो रहा है, उनको मार दे रहे हैं। करनी चाहिए। कैसे इतनी हिम्मत कर लेते हैं ये दरिंदे? महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश दुनिया का नंबर 1 स्टेट है मैडम, दुनिया का नंबर 1 स्टेट, भारत का नहीं। ये दरिंदे बेखौफ कैसे हैं? इन दरिंदों पे बेखौफ बना जो है, कंट्रोल क्यों नहीं है? सवाल ये है। अरे शबनम जी, आपने ग्राउंड पे देखा जाकर, आपने देखा थाने चौकियों पे महिला हेल्प डेस्क पे किस तरह से काम हो रहा है। महिला हेल्प डेस्क से तो ये स्थिति है कि महिलाएं कम है वहां पर। अगर करीबी रिश्तेदार या कोई अपना इस तरह की घटना को अंजाम देता है, ये प्रिवेंटिव नहीं होता है, क्योंकि इसके बारे में बाहर लोगों को मालूम नहीं होता, ना इंटेलिजेंस ऐसी घटनाओं को पता कर सकती है। ऐसे में जो प्रिकॉशन सरकार को लेना चाहिए। मैं आऊंगा शबनम जी। बलदेव इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है, बलदेव अपनी बात को रखें। सर जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, पंजाब से बलदेव बोल रहा हूँ। अब बोल रहा हूँ हिंदुस्तान इंडिया में कोई भी रूल नहीं है जो छोटा मर्जे करोड़ा मर्जे लखा मर्जे करोड़ा मर्जे किसी पे कोई असर नहीं है भाई। जितने भी बात की ना और पंजाबी कहने आती है, हमारे आती है। मैं चैनल को धन्यवाद करता हूँ, चैनल बहुत अच्छा है। ठीक है बलदेव जी, शायद आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अवनीश शुक्ला हमारे संवाददाता भी। अवनीश, 28 घंटे हो गए इस वारदात को हुए, आखिर पुलिस क्या कर रही है? अवनीश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अब आइए। आप 28 घंटे हो गए वारदात को, पुलिस क्या कर रही है? आपके पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी, मेरे पुलिस अधीक्षक से भी बात हुई थी और यहाँ पर और जिलाधिकारी से भी बात हुई थी और यहाँ भारी पुलिस बल तैनात है। एसपी से भी बात हुई थी, पर लेकिन कोई भी यहाँ पर कोई भी स्पष्ट बात या जवाब देने को तैयार नहीं है। सबका बस एक ही बात है, जिससे भी जो भी प्रश्न किया जाए कि जांच चल रही है, तहरीर चल रही है और उस जैसा जो आएगा उसको आगे आप लोगों को बता दिया जाए। केवल वही रटाई बात जो पुलिस द्वारा दोहराई जा रही है। लक्ष्मी सिंह आईजी। अवनीश, क्या परिवार के लोगों से किसी को मिलने दिया जा रहा है? हाँ, परिवार के लोगों पे से मिलने में किसी को कोई रोक टोक नहीं है। मीडिया भी मिलने को दिया जा रहा है और जो लोग आ रहे हैं, विपक्ष के भी लोग, जो पार्टी के भी जो लोग आ रहे हैं, उनसे मिलने दिया जा रहा है। परिवार के लोगों से अनिल आपकी बात हुई, क्या कहना है उनका? परिवार के उसके माँ से बात हुई थी और उनकी भाभी से मेरी बात हुई, तो उनका यही कहना है कि हमको जल्द से जल्द जो भी दोषी हों उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन अवनीश, पुलिस का ऐसा कहना है कि परिवार के लोगों के बयानों में विरोधाभास है। इस स्थिति पर पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं? अभी तक ऐसी यहाँ पर मेरी जो परिवारजनों से बात हुई है तो उसमें तो अभी ऐसी कोई बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उनका यही बराबर कहना है। जब अभी सुबह से मैं इसी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, तो सुबह भी मेरी जब बात हुई थी और जो अभी भी मैंने 15-20 मिनट पहले भी परिवारजनों से जब बात हुई, तो उनका वही वक्तव्य बार बार आ रहा है कि जो है वो न्याय चाहते हैं। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई जिसमें जहरीले पदार्थ का बात सामने आ रही, अब उसको लेकर परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? उसका ये कहना है कि ये जहर का अगर है तो किसने दिया, कैसे दिया, इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया है। वहाँ पे वो लोग चारा चरवाने के लिए गई हुई थी, तो आखिर कौन लोग हैं जो जिन्होंने उनको दिया है या तो क्या किसी पर शक है? परिवार के लोगों को किसी का नाम लिया, कोई शक, किसी पर शक बताया? अभी परिवारजनों ने किसी पर भी कोई अंदेशा नहीं जताया, ना उनका किसी पे शक है। उन्होंने इसके जांच का विषय पर डाला हुआ है कि जांच हो इसकी और जो भी दोषी हो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, फिरोज एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। फिरोज, अपनी बात को रखें। जी सर। जी, क्या कहना चाहेंगे फिरोज? जल्दी से बोलें।
फिरोज बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? ठीक है फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया। हरि नारायण इस बीच एक दर्शक है। हरि नारायण, अपनी बात को रखें। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मुद्दे की बात होती है ये उस पे झूठी भी हो तो अड़ जाते ही, इंसाफी की बात क्यों नहीं करते सर? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरि नारायण जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। अली जा कुछ कहना चाहते थे, जी बोले। आरसी भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो वो 17 साल की एक बेटी अभी जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रही है, उसको तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार एयरलिफ्ट करा के दिल्ली के अच्छे अस्पताल में उनका इलाज कराए ताकि वो बेटी की जान बचे, और उसके बाद पता चलेगा कि वो जघन्य अपराध किसने किया है। हम उसके पीछे पुलिस और सरकार ना लग के दुनिया भर की अनाप शनाप बातों में सरकार पड़ी हुई है। अगर वो बच्ची की जान बचती है तो वो पता चलेगा कि किसने ऐसा काम किया, किसने हाथ पैर बांधा, किसने जहर दी, नहीं दी। घर के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, घर के लोगों को बैठा के अभी 2 घंटे 3 घंटे पहले मीडिया से उसके घर वालों को बात करने दी गई है। इससे पहले किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था उसके घर वालों से। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा प्रदेश है जहां पे जिसके साथ दुर्घटना होगी उसी को आप बैठा लेंगे पुलिस में या पुलिस के कस्टडी में? देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अभी रीजेंसी हॉस्पिटल गया था, पुलिस का पहरा था। मैंने वहाँ का जो पुलिस के अधिकारी थे उनसे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई उनका परिवार का कोई है नहीं। तो हमने कहा इलाज क्या आप करा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनका भाई है, वो आईसीयू में है और वो लड़की वेंटिलेटर पे क्रिटिकल है। प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट किया कि उसका इलाज दिल्ली में होना चाहिए। तो मुझे तो इसमें अंदेशा कि कुछ लोग उसके मर जाने का इंतजार कर रहे हैं कि अगर वो मर गई तो सब सारा काम खत्म, जो पुलिस कह रही वही सही। तो क्या उसके मर जाने तक का इंतजार करना ठीक है, या उसको एक बेहतर इलाज कराने के लिए एयरलिफ्ट करके दिल्ली भेजना बेहतर है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार 28 घंटे में ये निर्णय नहीं ले पाई। अगर वही एक अंतिम कड़ी है जो बता सकती कि घटनाक्रम क्या हुआ है, तो 28 घंटे इस उत्तर प्रदेश की सरकार को क्यों लगे? उसको इलाज को हाईलाइट में डाल दिया, रीजेंसी में लाए, रीजेंसी में सूत्र कुछ हमें बता रहे थे बाहर कि उसका 2 घंटे इलाज ही नहीं हुआ, वहां उसका पैसा नहीं पहुंचा। तो क्या उसके मर जाने का इंतजार कर रही थी ये सरकार? तो मेरा ये आरोप है सीधा सीधा कि अगर उसकी जुबान खुलने से ही अपराधियों तक पहुंचा जा सकता है तो उसको बचाए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रयास अब तक क्यों नहीं किए? किस बात का इंतजार कर रही है? जायज सवाल है, मैं इसको लेऊंगा, लेकिन फिलहाल वीके गुप्ता जी एक दर्शक है। वीके गुप्ता जी अपनी बात को रखें। सर जी, आजकल टीवी पे भी बहुत दिखाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, यहाँ बहुत विकास हो रहा है। और अखबार में भी आ रहा है, शहरों में भी जगह जगह होर्डिंग लगी है। सर आप मानिए ना मानिए, ये विपक्ष की साजिश है। आपको लग रहा है इसमें साजिश आपको विपक्ष की लग रही है? जी, ये तो विपक्ष की साजिश है सर। देख रहे हैं लोग, क्या साजिश आपको विपक्ष की लग रही है इसमें? तो ये सर विपक्ष की साजिश भी हो सकती है सर, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और बाकी जो लगातार के न्यूज खबरें दिखाता है उसमें भी आपको विपक्ष की साजिश रख ली है? जी सर, अब जो सत्ता में होता है उसके खिलाफ तो साजिश रखी ही जाती है। सारा विपक्ष इस तरफ हो गया, मोदी जी कैसी बात कर रहे हैं वीके गुप्ता जी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ बलदेव जुड़ गए हैं। बलदेव जी अपनी बात को रखें। माफ कीजिएगा, राम निवास रामपुर से एक दर्शक है। राम निवास जी अपनी बात को रखें। राम निवास जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राम निवास जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। शबनम पांडे जी क्या कहेंगे? 28 घंटे बीत चुके हैं, उस बीच कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि आपकी पुलिस क्या कर रही है? क्यों उस लड़की को बेहतर इलाज दिया जा रहा है, एयरलिफ्ट करके कहीं क्यों नहीं भेजा जा रहा जबकि उस लड़की की जो हालत है वो पीड़िता की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है? क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद वही बता सकती है, लेकिन क्यों 28 घंटे में तमाम फैसले नहीं लिए जा रहे हैं? 28 घंटे में पुलिस ने उन्नाव में जो है पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, अस्पताल के चारों तरफ पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। शबनम जी, परिवार को, लोगों को कुछ ही घंटे पहले जो है मीडिया के लोगों से मिलने दिया गया, लेकिन जो बड़े फैसले थे वो 28 घंटे में क्यों अब तक नहीं लिए गए? मैं नहीं जानती कि आप किस आधार पे ये कह रहे हैं कि मीडिया के लोगों को नहीं मिलने दिया गया, लेकिन मैंने मीडिया की ही बातें जैसे ये घटना हुई है उसके बाद सुबह से आज देख रही हूँ। आप कह रहे हैं कि मीडिया को नहीं मिलने दिया, तमाम उसकी माँ के रिकॉर्डिंग चल रहे हैं और तमाम चैनल्स पे चल रहे हैं और मीडिया वाले उनसे मिल रहे हैं।
तो आप किस आधार पे बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात, तत्परता के साथ उस बच्ची को पहले हैलेट ले गया और जब वहां पे उसकी हालत नहीं सुधरी, उसकी स्थिति काफी क्रिटिकल थी, तो रेजेंसी हॉस्पिटल कानपुर का एक बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल है और जहर जैसे मामलों के लिए वो बहुत ही स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहां ले गया। वहां के डॉक्टर्स उसकी स्थिति क्रिटिकल बोल रही है और सरकार अगर समझेगी तो निश्चित तौर पे उसे एयर एम्बुलेंस से कब समझेगी? स्थिति तो अच्छी नहीं उसकी, सरकार समझेगी कब? यही तो प्रश्न खड़ा हो रहा है कि सरकार कब समझेगी। एक प्राइवेट अस्पताल के सहारे इतनी बड़ी घटना के चश्मदीद गवाह को छोड़ दिया गया, तो सरकार कब समझेगी? दिनेश कानपुर से इस बीच एक दर्शक है, दिनेश जी अपनी बात को रखें। देखिए भाई साहब, एक्चुअल में अभी मैं रिजेंसी में हमारे मित्र थे, मैं उनको देखने गया था, तो ये जो मोहतरमा बोल रही है कोई नेता बीजेपी की, वहाँ की। हाँ बोलिए जल्दी से अपनी बात को रखें। मैं ये जो मोहतरमा बोल रही है, मैं अपने मित्र को रिजेंसी में देखने गया था, तो वहाँ स्थिति ये है कि उनके परिवार वालों से वहाँ का प्रशासन मिलने नहीं दे रहा किसी को, और उनके भाई से ही फोन पे बात करा रहा है और सारी स्थिति बता रहा है। और दूसरी बात ये भाई साहब, ये बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाती थी, आज स्थिति ये है कि 16-15 साल की बेटियों के साथ ये स्थितियां हो रही हैं। और अभी एक भाई साहब को यह तिरंगा वाले वो अच्छी बात कह रहे हैं कि क्या उनको मृत हो जाने का इंतजार कर रहे हैं क्या, कि ताकि साक्ष्य सारे मिट जाए, जो भी साक्ष्य वो बता सकती है उसको अगर अच्छा इलाज दिया जाए तो निश्चित रूप से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। माफ कीजिए, के शर्मा इस बीच एक दर्शक हमारे साथ दिल्ली से। के शर्मा जी बात को रखें। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि वहाँ पे वॉलेंटियर्स होते हैं, ऐसे में दाता लोग होते हैं जो दान के रूप में काम करते हैं। कोई एक भी आदमी इस गरीब लड़की को भाई या लिफ्ट नहीं करवा सकता। एक आदमी मेरे डिस्ट्रिक्ट से ऐसा नहीं है जो इतने पैसे खर्च करते, ये बड़े शर्म की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। तारा हसन जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, अवनीश आपका शुक्रिया, शबनम पांडे आपका शुक्रिया। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और सुबह बोलेगा में चर्चा करने के लिए। और आप तमाम दर्शकों का भी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब के बीच उन्नाव के कांड ने सबको हिला के रख दिया है और साथ ही साथ कई सारे सवाल भी उठा दिए कि आखिर 28 घंटे बीत गए हैं, पुलिस आखिर क्या कर रही है, अब तक क्यों पता नहीं लगा पाई है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।